नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं गणित का मॉडल पेपर 5 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। और भाई यहां से जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस मॉडल पेपर को अवश्य आप लगाएं। और आपका जो भी इसको रहता है 30 में से, वो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर 2 7 मिलेंगे, तो दोनों 7 का स्थानीय मान निकालना है, फिर बताना उनका अंतर क्या होगा। आपको दशमलव देखकर डरना नहीं है कि भाई इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा, क्योंकि मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ भैया आसान भाषा में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 7 लिख लेंगे। अब आप लोग देखें भैया यहाँ पर कि 7 और दशमलव के बीच कितने अंक हैं। तो आप यहाँ पर देखें 7 और दशमलव के बीच कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो यहाँ पर आपको 2 जीरो लगा देना है। तो चलिए, ये हमारे पहले 7 का स्थानीय मान हो गया 700। ठीक है, अब भैया हमें निकालना है दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, दशमलव लगा लो। ठीक है, फिर आप क्या करो, 7 का निकालना है तो 7 लिख दो। अब आप यहां पर देखें कि दशमलव और 7 के बीच में कितने अंक हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दशमलव और 7 के बीच में कितना, 1 अंक है। तो आपको यहां पर 1 जीरो लगा देना है। ठीक है, तो इस वाले 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 0.07। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया। बस अब अंतर निकाल लो। तो बहुत आसान है भैया, आप तो 700 माइनस कितना करना है, 0.07 घटा दो इसमें से भैया इसको, तो कितना आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 699.93। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई, वो चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। समझ गए ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं भैया। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है 7 क्रमिक संख्या का औसत 20 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप लोगों ने भाई मेरे पहले सवाल को x x+1 x+2 इस तरह से मानकर किया होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं, आप मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। ध्यान रखिए भाई मेरे, क्रमिक संख्याओं का जो औसत दिया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, क्रमिक संख्याओं का जो औसत दिया जाता है वह औसत बीच वाली संख्या होती है। मतलब यहां पर जो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो ये 20 क्या भैया मेरी बीच वाली संख्या होगी। क्या होगी भाई मेरे, ये बीच वाली संख्या होगी। भैया टोटल संख्या कितनी है, 7 है, और बीच वाली संख्या 20 है। मतलब 3 संख्या इसके आगे हैं और 3 संख्या इसके पीछे हैं। आगे कौन कौन संख्या होंगी भैया, 20 से पहले 19 होगा, फिर 18 होगा, फिर 17 होगा। क्योंकि यहां बात क्या हुई है, क्रमिक संख्या मतलब क्रमागत है। 20 के बाद 21 होगी, 22 होगी, फिर 23 होगी, है ना। अब भैया हमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या बताना है कौन सी होगी। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 7 संख्या हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि क्रमागत है, और इनका औसत कितना है, 20 है, और सबसे बड़ी संख्या होगी 23 है। समझ गए ना। एक कॉन्सेप्ट समझ लो भाई मेरे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। यदि आपको ट्रिक पता है, बहुत शानदार, आप 10 सेकंड में आंसर ला सकते हैं। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अब यहां पर कहा गया है गलत सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। और आप सभी से भाई मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी करें। तो यहां पर जो कथन देख रहे हैं आप कि गलत सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन कहा था मेरे भाई हांग बेन ने। यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ।
ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? अब देखिए भैया यहां पर हमें क्या है बताना है, 4 भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो भाई मेरे यहां पर आप देखें 24 और 25 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 10 और 11 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 99 और 100 में कितना डिफरेंस है? 1 का। 68 और 69 में कितना डिफरेंस है? 1 का। जब भाई मेरे अंश व हर में समान अंतर होता है तो ध्यान रखिए जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी। अर्थात यहां पर हम देखें सबसे छोटा अंश किसका है? 10 इस वाले का है, तो जो 10/11 है यह सबसे छोटी भिन्न होगी। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। यदि भैया यहां पर पूछा गया होता सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो आपको देखना होगा सबसे बड़ा अंश किसका है, तो सबसे बड़ा अंश है इसका 99, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 99/100। ठीक है, ध्यान रखिए ए वाली होगी सबसे छोटी और ए वाली होगी सबसे बड़ी। ओके, समझ में आ गया ना आपको? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं भाई मैंने लगभग मैथ के 30 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप सारे वीडियो देख लेंगे तो निश्चित ही भाई आप मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न क्रमांक 5 में क्या बोला गया है? कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। मेरे भाई यदि कक्षा में गणित का जो अध्यापक है विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए अध्यापक को सभी विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके छात्र हैं सभी का व्यक्तिगत ध्यान दें सभी पर, तो इससे क्या है छात्र और अध्यापक के बीच एक अच्छा संबंध विकसित होगा। ठीक है, और जो अधिगम है भैया वो भी सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है, इससे बहुत सारे फायदा होते हैं। ओके, चलिए भाई मेरे प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन भैया आ गया है। नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। अब यहां पर आप देखें ये जो पैटर्न चल रहा है 9 × 9 धन 7 = 88। देखिए 9 × 9 कितना हो गया? 81। 81 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 88। इस तरह से चल रहा है। जैसे 88 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 × 9 72 का 2 बचा 7, 8 × 9 72 और 72 और 7 कितना हो गया? 79। ठीक है, इस तरह से और फिर इसमें क्या किया है जो संख्या बाद वाली जोड़ते जा रहे हैं। तो यहां पर भैया ऐसा ही करना है, इसमें पहले 9 का गुणा करना इस वाली संख्या में, फिर इसमें 2 जोड़ना है। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें गुणा करते हैं 9 का, कितना होगा? 9 चौके 36, 36 का 6 आया 3, 9 पौने 45, 45 3 48 का 8 बचा 4, 9 6 54, 54 और 4 58 का 8 बचा 5, 9 7 63, 63 और 5 68, 68 का 8 बचा 6, 9 8 72, 72 और 6 78 का 8 बचा 7, 9 नाम 81, 81 और 7 88। ये भैया हमारे पास संख्या आ चुकी है। अब भैया कुछ नहीं करना मेरे भाई, आपको ये जो संख्या आई है ना हमारे पास, तो आपको क्या करना है इसमें भैया 2 प्लस और कर देना है। ठीक है, कितना करना भैया मेरे? 2 प्लस इसमें और कर देना है। तो कितना हो जाएगा? यहां भी 8 आ जाएगा और बाकी 8 सभी ये ज्यों के त्यों आ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो किसके साथ चला जाएगा? यहां पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि यहां पर कितने 8 हैं? 4 और 3 7, तो 7 किस में है? ऑप्शन सी वाले में है 7 8। ठीक है, समझ गए ना? चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 8 पर 7 पर आते हैं।
अब यहां क्या कहा गया भाई मेरे, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, तो उसने कितने चक्कर लगाए हैं और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए भाई यहां पर आप देखें, यहां पर उसे एक चक्कर में कितना दौड़ना पड़ रहा है, 250 मीटर, लेकिन यहां पर देखें सेंटीमीटर में दिया है, ये दिया है किलोमीटर में। तो आपको एग्जाम में भाई ध्यान रखना है यूनिट का, सभी की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। अब यहां पर आप बात समझेंगे जो मैं समझा रहा हूं। देखिए भाई एक चक्कर में कितना दौड़ती है, 250 मीटर दौड़ती है ना। अब लड़की ने भैया कितना है, 75,000 सेंटीमीटर दौड़ा, तो बताइए उसने कितने चक्कर पूरे कर लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 75,000 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम 100 से भाग लगा देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। कितना हो गया, 75,000 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो 750 मीटर हो गया। अब भैया कितना आसान हो गया ना, लड़की भैया एक चक्कर में दौड़ती है 250 मीटर, तो बताना 750 मीटर में कितने चक्कर लगाए होंगे उसने, तो 750 में भाग दे दो भाई 250 का, 0 से 0, 25 दिया 75, मतलब उसने 75,000 सेंटीमीटर दौड़ने में 3 चक्कर पूरे कर लिए। ठीक है, तो भैया पहला आंसर तुम्हारे पास आ गया है, कितने चक्कर पूरे कर लिए, 3 चक्कर। तो तीन किस में दिया भैया, ए में और सी में। ठीक है, ये दोनों तो भैया कट गए। अब देखिए दूसरी हमें क्या निकालना था इसके बाद, और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। भाई मेरे 3 किलोमीटर को क्या करेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और एक चक्कर में कितना चलती है वो, 250 मीटर, तो उससे भाग दे देंगे तो कट गया। ठीक है, अब देखिए 25 से कम 25 बचेगा 5, तो हो जाएगा 50, 25 दूनी 50, कितना आ गया, 12 चक्कर। देखिए जो 12 चक्कर है भैया, ये उसे 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए लगाना होगा, लेकिन यहां पर हम पता कर चुके हैं कि 3 चक्कर भैया वो लगा चुकी है। जब भैया उसे टोटल 12 चक्कर लगाना है 3 किलोमीटर दूरी तय करने में, और 3 चक्कर इसमें से लगा चुकी है, अर्थात उसे अब 9 चक्कर और लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 होगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा भाई ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न के क्रमांक 8 पर आते हैं। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या फिर बजट बनाना। तो मेरे भाई यहां पर जो बजट बनाने का कार्य है भाई मेरे, यह अध्यापक का नहीं होता है, बल्कि अध्यापक का कार्य होता है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, उनका शिक्षण कार्य करना और उनके लिए योजना भी बनाना। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको समझ लो भाई कैसे करना है। 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो भैया हमने मान लिया कि 10 दिन में जो मिनटों की संख्या है भाई मेरे, यह है x घंटों के सेकंडों के बराबर है, x घंटों के सेकंडों के बराबर है, ये हमने मान लिया। अब देखिए 10 दिन में मिनटों की संख्या क्या होगी वो यहां पर लिखो। तो मेरे भाई एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना। एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे, और हर घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो ये हो गए हमारे एक दिन में मिनटों की संख्या, लेकिन हमें चाहिए क्या है, 10 दिन में मिनटों की संख्या, तो इसमें 10 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 10 गुणे 24 गुणे 60, ये हमारे पास 10 दिन में मिनटों की संख्या आ गई। यह किसके बराबर है, x लिख दिया।
अब क्या है, घंटों में सेकंडों की संख्या। तो मेरे भाई 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो हम जानते हैं भैया 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, तो इसकी जगह पर 3600 लिख दिया। अब बस हमें x का मान निकालना है, तो भाई कुछ नहीं करना आपको, इस 3600 को क्या है पक्षांतर कर देना है, नहीं तो आप सीधा भी काट सकते हैं। कैसे होगा देखिए, आप देखिए ध्यान से देखना, मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हम क्या करेंगे भाई, यहां पर 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए। ठीक है, फिर क्या है 6 कम 6 6 कम 6 6 6 36। ठीक है, कट गया ना, 6 से 36 को भी काट दिया। फिर क्या है 6 कम 6 6 चौके 24, तो यहां बचा 4 बराबर x, अर्थात x का मान कितना आ गया हमारे पास 4 घंटे। ठीक है, अर्थात 10 दिन में मिनटों की जो संख्या है वह 4 घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। राइट आंसर यहां पर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, 3 4 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए 1 ग्राम में होते हैं 5 कैरेट। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, या फिर केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ध्यान रखिए भैया, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। अब इसको ध्यान से समझना भाई मेरे, यहां पर कहा गया है जो श्रृंखला आपको दी गई है भैया, यहां पर आपको 5 7 11 19 36 67 और 131 बताना श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये संख्याएं लिख लेते हैं। क्या भैया, सबसे पहले यहां पर 5, फिर क्या है 7, फिर 11, फिर 19, फिर इसके बाद 36 है, फिर 67 है, फिर 131 है। तो यहां पर आप देखें 5 और 7 में कितना डिफरेंस है भैया, 5 में 2 प्लस हुआ तो 7 हो गया। ठीक है, यहां पर 7 में कितना है 4 प्लस हुआ तो कितना हो गया 11 हो गया। 11 में कितना 8 प्लस हुआ तो कितना हो गया 19 हो गया। देखिए यहां पर क्या है 2 का डबल कितना 4। देखिए यहां पर एक कौन सी कंडीशन बन रही है वो आपको चेक करना है। 2 का डबल कितना हो गया 4, 4 का डबल 8, मतलब 8 के बाद भैया 16 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो 19 में भैया 16 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 35 आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या भैया 36 दिया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो 36 भैया एक गलत संख्या है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। इस तरह से आपको वहां पर चेक करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर कौन सी कंडीशन बन रही है, उसी के हिसाब से आपको वहां पर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के लिए मॉडल का प्रयोग करता है। मेरे भाई की उम्र क्या है 7 वर्ष है। जिससे देखिए भाई वो कितने तरीके से लिखता है 6 धन 1 मतलब 7 ही है, 3 गुणे 2 धन 1 मतलब 3 दूनी 6 और 1 7। इस तरह से क्या है 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 मिलेगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से मतलब क्या है 7 को क्या है कितने तरीकों से लिख रहा है, तो बताना है यहां पर वह किसका प्रयोग कर रहा है। तो मेरे भाई प्रोग्राम का प्रयोग नहीं कर रहा ना, ये तो होगा ही नहीं, बैंकिंग मॉडल नहीं, बल्कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है अपने ज्ञान का सृजन कर रहा है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है मेरे भाई वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो वह कर रहा है वह रचनात्मक क्रियाकलाप का बोध करता है, यहां से होता है इससे। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 पर। देखिए
कितना शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूं। संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा, बताइए 24 को। तो मेरे भाई सीधा साधा है, अगर इस तरह से 10 को लिखते हैं, यदि 2 लगा हो इस तरह से तो 20 हो जाएगा, 3 हो जाए तो ये 30 होता है। तो मेरे भाई यहां पर क्या है 24, तो यहां पर क्या है भैया 24 को क्या होगा, ये हो गया हमारा 20, फिर इसके बाद हमें 4 और चाहिए तो 24। कितना आसान है। तो देख लीजिए ऑप्शन डी में यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है। तो मेरे भाई गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, ये जो कथन है भैया ये संकेत करता है गणित की तार्किक प्रकृति का। यहां पर राइट आंसर हमारा जाएगा भाई ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। जरा ध्यान से समझना सारे प्रश्नों को भाई, मेरे बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं। यदि आपकी मैथ कमजोर है तो भी आप टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं क्या करना भैया, देखिए 40 विद्यार्थियों की भैया जो औसत आयु है वो कितनी है 15 वर्ष है। तो मेरे भाई मैं हमेशा क्या करता हूं, जब औसत आयु दिया हो तो क्या करना होता है योग निकालिए। जब 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है तो इनका योग कितना हो जाएगा आयु का 40 गुणित 15, 40 से 15 गुणा करेंगे तो कितना होगा 600। ये हमारे पास योग आ गया। फिर क्या होता है भाई, इसमें यदि शिक्षक कोई आयु को शामिल करते हैं तो मेरे भाई 40 विद्यार्थी थे और एक शिक्षक हो गया तो टोटल कितने हो गए 41 हो गए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या है जो आयु है वो कितनी हो जाती है 16 वर्ष औसत आयु हो जाती है। समझ गए ना। देखिए 40 विद्यार्थियों को औसत आयु कितनी थी 15 वर्ष थी, लेकिन हमने इसमें शिक्षक को शामिल कर लिया तो पहले 40 बच्चे थे और एक शिक्षक तो 41 होगा टोटल। और ऐसा करते हैं तो 16 वर्ष औसत आयु हो रही है। तो मेरे भाई दूसरी कंडीशन में योग कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 41 गुणा 16, तो 16 एकम 16 का 6 बचा 1, 16 चौके 64 और 5, 16 चौके 64 और 1 65, 656। मतलब पहली कंडीशन में जो आयु का योग हुआ है 600 आ रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या है योग आ रहा है 656। हमें बताना है शिक्षक की आयु क्या होगी। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इसमें से 40 जो 41 व्यक्तियों की औसत आयु है इसमें से 40 व्यक्तियों की औसत आयु घटा दो तो शिक्षक की आयु आपको ज्ञात हो जाएगी। 656 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 56, अर्थात शिक्षक की आयु कितनी होगी 56 वर्ष होगी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। बहुत सारे लोगों की मैंने कमेंट देखी है, बोलते हैं भाई मुझसे कि मुझ पर मैथ नहीं बनती, क्या होगा। भाई प्रैक्टिस तो आप कर नहीं रहे हो, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा नहीं है आप मैथ ना कर पाओ। मैथ भाई इतनी कठिन भी नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित पैटर्न में से क्या ज्ञात होता है। देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 3 6, इस तरह से बताता है 10 और 10 20। तो यहां पर देखिए गिनती का बोध हो रहा है क्या, साम और बेसाम नहीं। 2 के पहाड़े का निर्माण हो रहा, बिल्कुल देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 है ना, 2 चौके 8, इस तरह से 2 धाम 20। अर्थात हम कह रहे हैं यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन सी। दिए गए पैटर्न से 2 के पहाड़े का बोध होता है, इसके द्वारा बच्चों को पहाड़े के निर्माण की मौलिक प्रक्रिया का ज्ञान हो जाता है। समझ गए ना। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। अब देखिए बहुत हलवा क्वेश्चन है लेकिन देखने में कठिन लग रहा है। कोण पी क्यू आर
अर्थात ए वाला कोण, ये दिया है 70, ठीक है। फिर क्या है, कोण QPR, QPR मतलब ए वाला कितना दिया है, 24 दिया है। तो कोण PRS अर्थात आपको बताना है इस वाले कोण का मान, कोण PRS, इस वाले कोण का आपको मान बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई आप देखिए, ये जो कोण है यहां पर ये होगा बहिष कोण। कौन सा कोण होता है, बहिष कोण होता है ना। और हम जानते हैं बहिष कोण का जो मान है भैया अपने दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात जो इस कोण का मान है वह 24 और 70 के योग के बराबर होगा। तो 24 और 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 94। अर्थात इस वाले कोण का मान कितना होगा, 94 अंश होगा। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। अवधारणा का स्पष्टीकरण बिल्कुल भैया सही है। अवधारणा में क्रमबद्धता भी होनी चाहिए और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना ये भी सही है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। किसी व्यक्ति की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। तो ऐसे भैया दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन में क्या है, हम मान लेते हैं पहली कंडीशन में कि त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। भैया मेरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। तो 2 लिखा, पाई लिखा, r का मान कितना माना हमने, 1। तो क्या हो गया, 2 पाई हुई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई का गुणा 1 में होगा तो 2 पाई ही आएगा। ये भैया होगा हमारे पास पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, हम त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे। भैया हमने पहली कंडीशन में त्रिज्या कितनी मानी थी, 1 मानी थी, यहां पर हम मानेंगे 3 दूसरी कंडीशन में, ठीक है। अब परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, बताया ना मैंने अभी। तो 2 पाई r का मान कितना, 3। तो 2 3 कितना हो गया, 6, और पाई जो कहते हो कितना हो गया, 6 पाई। अब आप लोग देखें भाई मेरी, पहली कंडीशन में परिधि कितनी है, 2 पाई, दूसरी कंडीशन में परिधि कितनी हो गई, 6 पाई। तो यहां पर हम देख रहे हैं पहले 2 थी बाद में 6 हो गई, अर्थात परिधि कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। और जिसको भाई कोई डाउट है भाई कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, आपका ही परिवार है, निसंकोच आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कमेंट में यह अवश्य लिखना कि कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक जरूर लिखना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है क्यों, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। देखिए गणित एक तर्क का विषय है, इससे बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास होता है, हम सभी जानते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए गणित विषय रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बताना है किस पर बल देता है, रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर या फिर सवाल हल करने पर। मेरे भाई रटने की या याद करने की बात तो पहले नंबर क्रॉस कर दो। अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, जिसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे भाई हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो ऐसे हम बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, संख्याएं कितनी भैया 40, तो कहेंगे 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600, कहेंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। गलत हो गया लेकिन भाई ये क्यों हो गया, क्योंकि यहां बात हुई है 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो मेरे भाई पहले आपको पता करना चाहिए कि 1 से 40 तक आखिर कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा,
जितनी भी संख्याएं हैं उसमें 2 से भाग लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कितनी विषम संख्याएं होंगी। यहां पर हम 40 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 20, अर्थात 1 से 40 तक टोटल 20 विषम संख्याएं होंगी। और हम जानते हैं प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। तो मेरे भाई प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 20 का वर्ग। 20 का वर्ग कितना हो गया 400। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहां पर भाई मेरे आपको यही ध्यान रखना होगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे छात्र चाहे कुछ कोई मतलब भले उन्होंने कितना पढ़ा हो ऐसी गलती कर जाते हैं यदि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसलिए बोलता हूं भाई मेरे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, जिससे आपको क्या है अनुभव हो जाएगा एग्जाम में भाई किस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। एक आयताकार चित्र के फ्रेम x की लंबाई 90 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है और वर्गाकार फ्रेम y की भुजा 80 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले इसको हम डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। पहले भैया हम क्या करते हैं आयताकार फ्रेम बनाते हैं जिसकी लंबाई क्या है 90 और चौड़ाई 70, ठीक है। ये हमारा आयताकार फ्रेम हो गया जिसकी लंबाई 90 हो गई और चौड़ाई कितनी है 70 सेंटीमीटर। फिर क्या है एक वर्गाकार फ्रेम है जिसका नाम क्या है y। एक वर्गाकार फ्रेम हो गया y जिसकी भुजा कितनी है 80, अर्थात वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो सभी भुजाएं क्या है इसकी 80 सेंटीमीटर की हैं। अब बताना है भाई मेरे इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहां पर आप देखें सभी का परिमाप की बात हो रही, फ्रेम x का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो भैया पहले हम देख लेते हैं x का परिमाप कितना होगा। तो परिमाप कितना होता है भैया चारों भुजाओं का योग होता है, तो जोड़ दो भैया सीधा साधा, ठीक है। फार्मूला लगाना है वो भी लगा सकते हैं, सीधा जोड़ ही दो मेरे भाई। 70 और 70 140 हो जाएगा, 140 में 90 जोड़ेंगे हम तो 230, 230 में ऊपर वाली भुजा भी 90 है तो 230 में 90 जोड़ेंगे तो 320 हो जाएगा। मतलब जो आयत का परिमाप है वो कितना हो गया 320, और जो वर्गाकार है ये बाई वाला इसका परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू ए तो 4 गुणा 80 कितना हो गया 320। तो मेरे भाई यहां पहले ऑप्शन में क्या है परिमाप 6300 था, गलत है। ऑप्शन बी में 6400 है, गलत है। अब देखिए बचा ऑप्शन सी और बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में आप देखें x और y का परिमाप 320 वर्ग सेंटीमीटर होगा। मेरे भाई ध्यान रखिए परिमाप की इकाई होती है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, लेकिन कभी भी वर्ग नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन सी भी करेक्ट क्रॉस हो जाएगा और ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। दोनों फ्रेम x और y का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर यहां पर देख चुके हैं भैया। इसका भी 320 आया, इसका भी 320 आया, लेकिन इसकी यूनिट क्या रहेगी यहां पर सेंटीमीटर, ना कि वर्ग सेंटीमीटर। एग्जाम में गलती मत करना, आप लोग ध्यान रखना कहा क्या गया है। ओके चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। अब यहां पर देखिए एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बस भैया आपने वो ऐड तो देखी है ना MDH मसाले वाली, है ना, असली मसाले सच सच, है ना, MDH वाली जो ऐड है, बस आपको वही ध्यान रखना है MDH मसाला, ठीक है। तो इसमें आपको एक ध्यान रखना होगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। जब भी आपको ऐसे सवाल आए भाई तो इसी तरीके से करने होते हैं, जहां पर M1 क्या है पहली कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या, D1 क्या है पहले कंडीशन में दिनों की संख्या, H1 क्या है पहली कंडीशन में घंटों की संख्या, और ये है भैया सेकंड कंडीशन में, ठीक है। तो बस इसमें मान रख दो। चलिए मान रखते हैं इसमें सभी के। पहली कंडीशन में M1 का मान कितना होगा, मतलब व्यक्तियों की संख्या कितनी है 5। पहली कंडीशन में दिनों की संख्या कितनी है, कितने दिन करते हैं 3 दिन, तो 3 लिख दिया।
कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे। हो गया ना, 5 × 3 × 8। पहली कंडीशन हो गई बराबर। अब दूसरी कंडीशन में व्यक्ति कितने हैं भैया? एक व्यक्ति है, तो m2 का मान 1। दिनों की संख्या भैया हमें ज्ञात करनी है, तो भैया हमने x मान लिया। फिर कितने घंटे काम करते हैं दूसरी कंडीशन में? 4 घंटे, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर दो। अब भाई यहाँ पर आप देखना, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा भैया? 5 × 3 मतलब 15, 15 दूनी 30। इस साइड बचा 30 और यहाँ भैया मात्र x रह गया है, अर्थात x का मान कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया, जो हमारा ऑप्शन ए में दिया है यही अपना करेक्ट आंसर भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है? भैया सभी जानते हैं समतल वस्तुएं क्या होती हैं, जिनमें ऊंचाई नहीं होगी वही तो समतल होगी। जैसे यहाँ पर भैया गिलास, भैया गिलास भैया क्या है? गिलास समतल होता है क्या मेरे भाई? नहीं होता। बेलन भैया सभी जानते हैं, बेलन क्या भैया? समतल नहीं होता है। जो गेंद है भैया वो भी समतल नहीं होती, लेकिन जो कागज है भाई मेरे वो समतल होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक 0 अकेले की बात की गई है। 9, 10, 11, 12। तो हम यहां पर चेक कर लेते हैं। देखिए 10 में आएगा 0, 20 में आएगा, 30 में, 40 में आएगा, 50 में आएगा, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 में। ठीक है, ठीक है, इन्हीं संख्या में आता है 0 और किसी संख्या भैया 0 नहीं आता। अब गिनते हैं भैया कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 9 तो ये हो गए और 100 में देखिए भैया 2 बार आया है, 10 और 11। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। लेकिन छात्र क्या करते हैं, यहां पर जो 100 में 2 आते हैं यहां पर भूल जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना 100 में 2 0 आएंगे, तो टोटल 11 0 यहां पर आए हैं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारा ऑप्शन सी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। निम्नलिखित 4 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। भाई मेरे आपको ध्यान हो पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ध्यान रखिए, आरोही क्रम का मतलब होता है भाई मेरे घटते क्रम में। क्या होता है? चाहे तो आप कॉपी में नोट कर लें, घटते क्रम को कहा जाता है अवरोही क्रम, और एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम को कहा जाता है आरोही क्रम। तो यहां पर क्या हमें अवरोही क्रम में इनको लगाना है, अर्थात घटते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहां पर आप देखें पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनमें कॉमन क्या क्या है। तो यहां पर देखिए 42 03 42 03 सभी संख्या में है, तो हम कह सकते हैं सभी संख्या में क्या है? 4 अंक कॉमन है, उसको आप अलग कर दो। अब बाकी आप देखें यहां पर भाई मेरे, देखिए यहां पर क्या है? 567, 657, 756, 675। इनमें सबसे बड़ा कौन सा भैया? सबसे बड़ा भैया इसमें है 756, मतलब पहले नंबर पे क्या आएगा? तीसरा वाला आएगा। फिर 756 से छोटा कौन सा है? 675, मतलब तीसरे के बाद चौथा आएगा। फिर इसके बाद क्या है? दूसरा है 657, फिर इसके बाद 1। तो 3 4 2 1। तो ऐसा भैया किसने दिया है? ऑप्शन बी में, जो हमारे यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भैया आपको यहां पर देखना है। यदि संख्या इससे बड़ी भी दी जाए तो टेंशन नहीं लेना है। आपको जो संख्या है उनमें कौन कौन से अंक कॉमन हो रहे हैं उनको भैया पहले एक साइड आप लगा दो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? बताइए भाई, इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन डीवी है। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया अपनाता है। क्या करता है? 8 धन 5 बराबर 26 मीटर।
तो इस तरह से वह परिमाप निकालता है आयत का। तो बताना है इसमें उसने किस शिक्षण विधि का यूज किया है, और आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।